दोस्तों ये स्टोरी का 58 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। झरना का ऐसा रूप देखकर तीनों आंखें बड़ी किए हैरानी से उसे देख रही थी। अरे बाप रे, यह तो बहुत खतरनाक भाभी है, पीहू ने कहा तो सांझ ने उसे समझाते हुए कहा, देखो तुम डरो मत, झरना अभी थोड़ा गुस्से में है इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। वह बहुत अच्छी है, आर्या ने उसकी बातों पर कहा। सफाई देने की जरूरत नहीं है सांझ भाभी, हम एक बार विहान भाई से शिकायत जरूर करेंगे। इस बम को हमारे सर पर फोड़ने से पहले हम बहनों के बारे में क्यों नहीं सोचा। उन्होंने आर्या ने बोलते हुए झरना को देखा तो झरना उसे घूरने लगी। यह देखकर आर्या थोड़ा पीछे होते हुए बोली, ओ भाई कितनी खतरनाक है या विहान भाई, अब आपका क्या होगा। बोलते हुए वह वहां से भाग गई। झरना बस उसे घूरती रह गई। आर्या पीछे देखते हुए भाग रही थी, उसे डर था कहीं झरना उसका पीछा ना कर रही हो। सामने ना देखने की वजह से वह फोन पर बात करते हुए उसके सामने आ रहे अच्युत से टकरा गई। हालांकि टक्कर होने से वह गिरने वाली थी पर उसने खुद को संभाल लिया। एक आवाज आई और दोनों ने नीचे देखा। अच्युत का फोन से टूट चुका था, बेचारे उस फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अच्युत आंखें बड़ी किए अपने फोन के पार्ट्स को देख रहा था जो इधर उधर बिखरे हुए थे। आर्या ने उसके फोन के टुकड़े को देखते हुए कहा, यह तो गया काम से, क्या यह खड़ूस अब मुझे इसके लिए डांटेगा। उसने अपनी एक उंगली दांतों के बीच रख दबाते हुए कहा। अक्षत ने पलके उठाकर आर्या को देखा जो उसे डरी हुई नजरों से देख रही थी। अक्षत उसे घूर रहा था, तभी आर्या को अक्षत की मजबूत पकड़ अपनी बांह पर फील हुई। अक्षत ने अपने दोनों हाथों से उसकी बांह पकड़ उसे एक तरफ कर दीवार से लगा दिया। अपना एक हाथ दीवार पर रख थोड़ा रिलैक्स पोजीशन में खड़े होते हुए आर्या को घूरते हुए बोला, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। हाँ बोलो, क्या बिगाड़ा था तुम्हारे मेरे इस फोन ने कि तुम इसके पीछे ऐसी पड़ी कि बेचारे की जान लेकर ही मानी। अक्षत का गुस्सा देखकर आर्या डर गई थी। उसने अपना क्यूट सा रोने वाला फेस बनाया और रोंधी आवाज में बोली, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। आर्या की ऐसी शक्ल देखकर अक्षत का गुस्सा कहीं गायब हो गया और वह उसका फनी फेस देखकर हंसने लगा। अक्षत को हंसते हुए देखकर उसने फिर से उसी तरफ मुंह बनाकर रुआसी आवाज में कहा, तुम हंस क्यों रहे हो। अक्षत ने अपनी हंसी कंट्रोल की और अपने दूसरे हाथ से उसके गाल पर धीरे से थपथपाते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, आगे से ध्यान रखना, अगर तुम्हारी वजह से दोबारा मेरे फोन को कोई नुकसान हुआ तो अंजाम बुरा होगा। क्या करोगे तुम, आर्या ने पूछा। जब दोबारा मेरा फोन तोड़ दिया तब बताऊंगा। अक्षत अपनी बात बोलकर चला गया। आर्या उसे जाते हुए देखकर उसकी बातों के बारे में सोचने लगी। उसने सोचते हुए खुद से कहा, फोन तोड़ना है या नहीं तोड़ना, वह तीनों सबके बीच बैठे थे, सब कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे। रूहान सबकी नजरों से बचकर चोर नजरों से बीच बीच में ऋचा को देख रहा था। ऋचा यशिका के बगल में बैठी थी और रूहान के देखने पर वह यशिका के पीछे थोड़ा छुप जाती। उनकी नजरों का यह खेल स्वाति की नजरों से छुपा नहीं था। वह दोनों को देखकर मुस्कुराई और अपने बगल में शिवी के कानों में धीरे से फुसफुसाई। शिवी ने स्वाति की बातें सुनकर एक नजर अपने लाडले को देखा और फिर ऋचा को। दोनों की नजरों का खेल देखकर शिवी भी हंसने लगी। इन्हें देखकर तो हमें अपने दिन याद आ गए, शिवी ने स्वाति से कहा। स्वाति उसकी बातों पर मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए ही बोली, हाँ तुमने सही कहा। वैसे मैं क्या सोच रही थी, यहाँ सब बैठे हैं तो क्यों ना हम सबके सामने ही ऋत्विक यशिका से बात कर लें। शिवी ने स्वाति की बातों पर कहा, हाँ क्यों नहीं, अभी से अच्छा टाइम है और क्या होगा, सब हैं यहाँ, भाई भी यही हैं। कियान को देखते हुए शिवी ने बात पूरी की। तो फिर बोलो सबसे, स्वाति ने कहा। नहीं स्वाति, यह बात तुम शुरू करोगी, मैंने तो सिर्फ उसे जन्म दिया है, सही मायने में तो तुम उसकी माँ हो, तुम ही शुरू करो। शिवी ने जो उसे सम्मान दिया था, स्वाति की आंखें नम हो गई थी। उसकी बातें सुनकर उसने अपनी पलकों को तेजी से झपकाया और आंखों में आए पानी को छलकने से रोका। स्वाति ने अपना गला साफ कुछ इस अंदाज में किया कि सबकी नजर उस पर चली गई। राहुल ने भौहें उचकाकर स्वाति से सवाल किया, क्या हुआ। स्वाति ने पलकें झपकाई और वेट करने के लिए कहा। सबको देखते हुए स्वाति ने अपनी नजरें ऋत्विक पर जमाते हुए कहा, ऋत्विक जीजू, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ। ऋत्विक स्वाति के उसकी तरफ देखने से सही होकर बैठ गया और ध्यान से उसकी बातें सुनने लगा। हाँ बोलो, क्या चाहिए तुम्हें, ऋत्विक ने स्वाति की बातों पर कहा। स्वाति ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे ऋचा चाहिए, क्या आप देंगे। यह सुनकर ऋत्विक और यशिका ने एक दूसरे को देखा। ऋचा और रूहान भी एक दूसरे को देखने लगे। बाकी सब स्वाति की तरफ देखते हुए उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं कुछ लोगों को उनकी बातों का मतलब समझ आ गया था। रूहान और ऋचा समझ गए कि स्वाति क्या कहना चाहती है, तो दोनों ने ही उनकी बातों का मतलब समझते हुए सर झुका लिया। विवान और विहान भी समझ गए थे क्या बात होने वाली है। ऋत्विक ने स्वाति की तरफ देखते हुए कहा, हम कुछ समझे नहीं। ऋत्विक की बातों का जवाब देते हुए इस बार स्वाति और शिवी दोनों ने एक साथ कहा, मिस सिंघानिया को हम मिसेज राठौर बनाना चाहते हैं।
दोनों अपनी बात पूरी कर एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराने लगे। दोनों की बात सुनकर ऋत्विक और यशिका ने एक दूसरे को देखा और फिर रूहान को देखने लगे। ऋत्विक ने बगल में बैठे रेहान को देखा तो शौक होकर शिवी और स्वाति को देख रहा था। उसने दोनों को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, यह देखो मेरे बेटे की शादी की बात हो रही और मुझे ही नहीं पता। रेहान ने ऋत्विक को खुद को ऐसे देखते हुए बोला, तो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? तेरी तरह मुझे भी अभी पता चला है। ऋत्विक को कुछ ना बोलते देखकर स्वाति ने डायरेक्ट यशिका से पूछा, तुम बताओ यशिका अपनी बेटी की शादी करेंगी मेरे बेटे से? बोलते हुए स्वाति ने रूहान की तरफ देखते हुए आगे कहा, देख ले इतना अच्छा दामाद नहीं मिलेगा तुझे, हैंडसम है, स्मार्ट है, बिल्कुल रेहान भाई जैसा है। जैसे ही स्वाति ने अपनी बात पूरी की, ऋत्विक ने तपाक से कहा, अगर ये अपने बाप जैसा है तो मैं अपनी बेटी की शादी इससे बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों बे, तुझे मुझसे क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं करेगा तू अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से? रेहान ऋत्विक की बातों पर बोला, क्योंकि वह तेरा बेटा है, तेरी तरह ही सनकी होगा। ऋत्विक की बातें सुनकर रेहान ने रूहान से कहा, अगर तुझे ऋचा पसंद है ना बेटा तो डरना नहीं, किसी से भी कोई ना माने तो भगा कर शादी कर लेना, बाकी मैं सब देख लूंगा। रेहान ने ऋत्विक को चिढ़ाते हुए कहा, तू मेरी बेटी को भगाने के लिए बोल रहा है? ऋचा बेटा किसी के कहने से कुछ मत करना, आप अपने पापा का कहना मानना, इस लड़के से शादी मत करना, ऋत्विक ने ऋचा को समझाते हुए कहा। वह दोनों ही बहस करने लगे। जवानी में किए गए कारनामों को याद कर एक दूसरे का कच्चा चिट्ठा खोलने में लगे थे। कियान जब तक दोनों को बर्दाश्त कर रहा सका था उसने किया। फिर दोनों की चूहे बिल्ली वाली लड़ाई को देखकर कियान ने कहा, शट अप इट। उसकी आवाज सुनकर सब शांत हो गए और रेहान कियान की तरफ देखकर बोला, समझा अपने साले को। कियान ने सबकी बातें इग्नोर कर ऋचा को अपने पास बुलाया। कियान के बुलाने पर ऋचा उसके पास गई। कियान ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, आप क्या चाहती हैं हमें बताइए, आप जैसा चाहती हैं सब वैसा ही होगा। कियान की बात सुनकर ऋचा ने एक बार रचित और यशिका को देखा। यशिका खुश थी तो वहीं ऋत्विक उसे सर ना में हिलाकर मना कर रहा था। कियान ने ऋचा को कंफ्यूज देखकर कहा, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, अपनी बात खुलकर कहिए। अरे ऋचा इतना क्या सोच रही हो, बोलना। झील ने धीरे से कहा, हाँ यार इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सांझ ने कहा, आज तुम सबके सामने एक्सेप्ट कर ही लो कि तुम हमारे भाई से प्यार करती हो। झरना ने कहा, हाँ बोल दो ऋचा दी। काजल ने भी ऋचा को देखते हुए कहा। ऋचा को इतनी देर से खामोश देखकर रूहान ने मन ही मन कहा, कहीं या बेवकूफ लड़की अपने पापा की बातों में आकर ना कर दे। एक तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे ससुर जी को मुझसे। ऋचा ने अपनी नजरें झुकाकर धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। ऋचा की हाँ देखकर वह चारों ही लड़कियां जो एक कॉर्नर में बैठी थी उन चारों के होंठों पर खुशी बिखर गई। रूहान ने कियान को आवाज दी तो रूहान ने उनकी बातों पर व्यक्त करते हुए कहा, जी मामा जी, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इस रिश्ते से? कियान के पूछने पर विहान ने मन ही मन खुद से कहा, इस साले को क्या प्रॉब्लम होगी, यह तो कब से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। रूहान ने कियान की बातों का जवाब देते हुए कहा, नहीं मामा जी, कल शाम इन दोनों की एंगेजमेंट है। कियान ने अनाउंसमेंट किया। अर्जुन अपने केबिन में आया तो देखा उसका फोन रिंग हो रहा था। जब तक वह अपने फोन के पास पहुंचा कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। उसमें 13 मिस कॉल थी। साइड में नाम शो हो रहा था, अखिल। अर्जुन के होठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुराया और उसने कॉल बैक की तो दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही अखिल की गुस्से वाली आवाज अर्जुन के कानों में पड़ी, अबे कब से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ था तू? एक इम्पोर्टेंट सर्जरी कर रहा था, तू बता क्यों इतना परेशान लग रहा है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। परेशानी की बात है यार, तू बस जल्दी से वापस आ जा, अखिल ने झुंझलाते हुए कहा। पर अभी तो 2 वीक्स तक मेरा शेड्यूल बिजी है, अर्जुन ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा। यार तेरे यार की जिंदगी का सवाल है, तुझे बस कुछ घंटों के लिए ही आना है यहाँ, अखिल ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अखिल की बातें सुनकर अर्जुन मान गया और उसने कहा, अच्छा ठीक है मैं आता हूँ, बता कब आना है? अर्जुन की बात सुनकर अखिल ने खुश होते हुए कहा, कल तुझे आना ही होगा। अर्जुन ने ओके कहा। उसने जैसे ही अपना फोन टेबल पर रखा एक बार फिर से उसका फोन रिंग हुआ। अर्जुन ने देखा इस बार रचित उसे कॉल कर रहा था तो वह कॉल रिसीव करते हुए चेयर पर बैठ गया। दूसरी तरफ से रचित ने कहा, लास्ट टाइम तो तूने सर्जरी का बहाना बना लिया था, इस बार कोई बहाना नहीं सुनूंगा तेरा, कल तो तू मेरे घर आ रहा है। मेरी बहन की एंगेजमेंट है। रचित की बात सुनकर अर्जुन एक हाथ से अपना माथा सहलाने लगा और मन ही मन खुद से बोला, क्या करूं, वहां जाऊं या यहाँ? अर्जुन को खामोश देखकर रचित ने कहा, क्या हुआ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या बोलूं, फंस गया मैं तेरे और अखिल के बीच। अर्जुन ने कहा, वह तो अभी पेरिस में है, उससे क्या हुआ? रचित ने पूछा। हाँ वह पेरिस में है और उसे पता नहीं कौन सी इमरजेंसी आ गई, वह मुझे भी बुला रहा है, कुछ तो बात है, अर्जुन ने अंदाजा लगाते हुए कहा। इस साले को भी चैन नहीं, इसका मामला
आएगा तो वहां जा रहा है, यहाँ नहीं आएगा? रचित ने पूछा। रचित के पूछने पर अर्जुन ने धीरे से हाँ कहा। ठीक है तू आ, रचित ने थोड़े उखड़े अंदाज में कहा। अर्जुन ने उसके नाराजगी को भांप लिया था तो उसने सफाई देते हुए कहा नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा। रचित से बात करने के बाद अर्जुन ने अपने असिस्टेंट गौरव को कॉल कर ऑर्डर देते हुए कहा पेरिस के लिए मेरी एक टिकट बुक करो। बात कर अर्जुन ने दोनों हाथ से अपना सर पकड़ लिया। उसके सर में शायद तेज दर्द हो रहा था। इतना सक्सेसफुल सर्जन होने के बाद भी अर्जुन फॉरेन छोड़कर इंडिया आ गया था अपने लोगों के पास। उन्हें बेस्ट मेडिकल सर्विस देने के लिए वह सर्जन बना ही इसलिए था जो ऐसे लोगों की मदद कर सके जिनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आता। फॉरेन में उसे काफी अच्छे ऑफर मिले थे बेस्ट हॉस्पिटल में और मैं दिन की पोस्ट के साथ साथ उसे और भी काफी सारे ऑफर मिले थे जिसे कोई भी आदमी आसानी से ठुकरा नहीं सकता था। पर अर्जुन उन सभी ऑफर्स को ठुकराकर इंडिया आ गया था। भला उसे पैसों की क्या जरूरत थी? वह तो खुद एक प्रिंस था। अर्जुन ने थोड़ी देर रिलैक्स फील करने के लिए आंखें बंद कर ली थी। कोई जो उसके ऊपर नजरें गड़ाए हुए था। उसने अर्जुन को देखते हुए कहा राजा साहब और कितनी फ्री सर्विस दोगे? एक बार हॉस्पिटल से बाहर तो निकल लिए, आपके नेक कामों के लिए आपको सीधा स्वर्ग भेज देंगे। उसने अर्जुन पर नजरें गड़ाए हुए ही कहा एक हफ्ते से इंतजार कर रहे हैं पर आप तो इस हॉस्पिटल से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। जरा बाहर आइए और हमें अपनी खातिरदारी का मौका दें। राजा साहब पेरिस में पार्टी में सभी खूब एंजॉय कर रहे थे। किया और टीना दोनों कॉर्नर में टेबल पर बैठी थी। टीना ने वहां के नजारे को देखते हुए कहा कुछ भी कहें यार, यह राघव है बड़ा कूल। रियली यार, आज तो मजा ही आ गया इतनी अच्छी पार्टी में इतना फन करके। और राघव कि तू कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं करती? किया ने टीना की बातों पर कहा यार अब मैं क्या करूं, बंदा तारीफ के लायक है तो तारीफ ही करूंगी ना। वेल तेरी तो निकल पड़ी। इतना अच्छा बॉयफ्रेंड पाकर, रिच है, हैंडसम है, कूल भी है और कितना स्मार्ट भी है। टीना ने फिर से राघव की तारीफ करते हुए कहा कभी कभी ना मुझे तुझ पर डाउट होता है। तू मेरी फ्रेंड नहीं राघव की चमची है जो उसकी तारीफों के पुल बनाती रहती है। किया ने एकदम से अपने चेहरे के भाव बदलते हुए कहा। तो टीना के चेहरे का रंग उड़ गया। वाट रबिश, कुछ भी बोलती है? टीना बड़बड़ाते हुए जल्दी से कहा। उनसे कुछ दूरी पर राघव किसी को कॉल पर बात कर रहा था। उसने बातें करते हुए कहा क्या रिजल्ट है? दूसरी तरफ से एक शख्स ने कहा सर रिजल्ट पॉजिटिव है। उस शख्स की बातें सुनकर राघव के होठों पर स्माइल आ गई। उसने फोन रखते हुए किया को देखा। वह दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी राघव उनके पास आ गया और किया के सामने टेबल पर एक फाइल रखते हुए वहीं चेयर पर बैठ गया। यह क्या है राघव? किया ने उस फाइल को देखते हुए कहा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्पज है, इन पर तुम्हारे साइन रख चाहिए। राघव ने नॉर्मल एक्सप्रेशन से किया की आंखों में देखते हुए कहा मेरे साइन तुम्हें क्यों चाहिए और यह कैसे इंपॉर्टेंट पेपर? किया ने राघव को देखकर फिर एक नजर फाइल को देखते हुए कहा यह शेयर के पेपर हैं जो मैंने तुम्हारे डैड की कंपनी से खरीदे हैं और जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके ही हैं। यह सभी उसी के पेपर से हैं। वह सारे शेयर जो मैंने तुम्हारे डैड की कंपनी के खरीदे हैं वह मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। राघव ने किया को पूरी तरह समझाते हुए कहा। राघव की पूरी बात सुनकर किया ने कहा पर राघव यह शेयर तुम्हारे हैं, तुमने अपने पैसों से खरीदे हैं, फिर तुम यह हमारे नाम क्यों कर रहे हो? हम यह नहीं ले सकते। किया ने साफ इनकार किया। राघव ने किया की बात सुनकर टीना की तरफ देखते हुए कहा टीना अब तुम ही इसे समझाओ, क्या मैं और यह अलग अलग हैं? शेयर मेरे नाम हो या इसके, क्या फर्क पड़ता है? राघव की बातों पर टीना ने किया को समझाते हुए कहा हाँ किया, राघव सही तो कह रहा है, शेयर तेरे नाम हो या इसके क्या फर्क पड़ता है? अगर राघव तुझे तेरे दादा की कंपनी के शेयर देना चाहता है तो ले लेना। वैसे भी तुम दोनों की शादी के बाद राघव की सभी चीजों पर तेरा ही तो हक होगा। टीना ने किया को एक्सप्लेन किया और फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली इतना अच्छा हस्बैंड और कहाँ मिलेगा यार जो शादी से पहले ही तुझे अपनी प्रॉपर्टी दे रहा। शट अप टीना, थोड़ा गुस्से में किया ने टीना को डांटा। फिर राघव की तरफ देखते हुए बोली राघव थैंक यू सो मच, तुमने हमारी इतनी हेल्प की और अब यह सब कर रहे हो पर हम यह नहीं ले सकते, हमारा इस पर कोई हक नहीं है। ऐसा तुम सोचती हो पर मेरी नज़र से देखो, मुझ पर ही नहीं मेरी सारी चीज़ों पर सिर्फ तुम्हारा हक है। राघव ने किया की आंखों में देखते हुए कहा और फिर उसके हाथों पर अपना हाथ रखा तो किया कुछ झिझक सी गई। वह हाथ पीछे खींचना चाहती थी पर राघव के एहसानों के तले दबी। किया उसके हाथों के नीचे से अपना हाथ नहीं खींच पाई। राघव ने किया की आंखों में देखते हुए आगे कहा क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? क्या तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई और है?
नहीं राघव, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। ना ना हम किसी को पसंद करते हैं और ना ही हमारी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और है। हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। हम तो एक सर्जन बनना चाहते हैं। हमने आज तक सिर्फ अपने इस एम्स और मम्मा दादा के बारे में सोचा। हमारा ध्यान कभी इस ओर गया ही नहीं। हमने कभी नहीं सोचा कि कोई हमारी जिंदगी में भी आएगा। किया ने उसे अपना नजरिया बताते हुए कहा। तो अब सोच लो मेरे बारे में। अब तो हूं ना मैं तुम्हारी जिंदगी में। राघव ने बड़े प्यार और सादगी से एक बार फिर किया को प्रपोज किया। यह हमारी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है। हम इस डिसीजन को अकेले नहीं ले सकते। हम पर सबसे पहले हमारे पेरेंट्स का हक है। तुम्हें उनसे बात करनी होगी। अगर वह हाँ कहते हैं तो हमारी भी हाँ है। किया ने भी बिना बात को घुमाए अपनी बात कही। तो तुम्हारे पेरेंट्स को पटाना होगा। ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ भी तो बताओ, कब मिलने आऊं मैं तुम्हारे दादा से। राघव ने किया की बातों पर कहा। राघव की बातें किया के होठों पर स्माइल ले आई थी। संडे, किया ने स्माइल करते हुए कहा। ओके, जैसे मैंने तुम्हारी बात मानी, तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। राघव ने किया को फोर्स करते हुए कहा। कौन सी बात? किया ने पूछा। तुम्हें अभी इन पेपर पर साइन करना होगा। राघव ने पेपर की तरफ इशारा करते हुए कहा। किया कर देना यार, राघव भी खुश हो जाएगा, टीना ने समझाते हुए कहा। राघव और टीना की बातें सोचते हुए उसने टेबल पर रखा फोन उठाया और फाइल खोल कर पेपर पढ़ने लगी। राघव की नजरें किया के चेहरे पर ही थी। किया ने एक पन्ना पढ़कर पलटकर दूसरा पन्ना पढ़ने लगी। उसके बाद फिर तीसरा और फिर चौथा। किया जैसे जैसे पन्ना पलट रही थी, राघव की भौहें कुछ तन सी गई। उसने नजरें टीना की तरफ घुमाई तो टीना उसके इशारे को समझते हुए किया के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली। क्या कर रही है? जल्दी से साइन कर और चलते हैं। देख कितना टाइम हो गया। हाँ बस हो गया, बस कुछ ही बचे हैं। किया ने कहा। तूने इतने पन्ने पढ़ तो लिए हैं, अब बस जल्दी से साइन कर और चलते हैं। टीना ने जल्दी करते हुए कहा। हाँ हाँ कर रही हूँ, बस 2 मिनट रुक। किया ने उसे रोकते हुए कहा। नहीं रुक सकती ना, ऑलरेडी बहुत देर हो गई है और देर हो गई है तो रात हो जाएगी। टीना को इतना जल्दबाजी करते देखकर किया ने उसके सामने हार मानते हुए बाकी के बचे पेपर पर बिना पढ़े साइन कर दिए। वह जैसे जैसे साइन कर रही थी, राघव के होठों पर हल्की सी आई मुस्कान गहरी होती जा रही थी। सारे पेपर पर साइन कर फाइल बंद करके किया ने फाइल राघव की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अब तुम खुश हो? राघव धीरे से मुस्कुराया और बोला। बहुत। मैं ड्राइवर से कहता हूँ तुम दोनों को छोड़ दो। नहीं, हम चले जाएंगे, हम ड्राइवर करके ही आए थे। किया ने कहा। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। राघव ने कहा। ओके बाय। किया ने जाते हुए कहा। बाय राघव, टीना ने कहा। उनके जाने के बाद राघव ने फाइल खोली। फाइल का लास्ट पन्ना देखकर उस पर किया के साइन देखकर धीरे से मुस्कुराया, पर इस बार उसकी मुस्कुराहट में प्यार नहीं, एक अलग ही खुशी थी, जैसे उसने बहुत कीमती चीज हासिल कर ली हो। वह अभी किया के सिग्नेचर को ही देख रहा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। उस पर डैड नाम फ्लैश हो रहा था। राघव ने फाइल नीचे रख कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से रुद्राज की आवाज आई। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? राघव टेबल पर फाइल रखते हुए बोला। फाइन। अच्छा यह बताओ आखिर तुम्हें वह क्यों चाहिए था? रुद्राज ने पूछा। वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा, राघव ने कहा। तुम वापस कब आ रहे हो? रुद्राज ने फिर से सवाल किया। बहुत जल्द मैं वापस आऊंगा। राघव ने रुद्राज से बात करते हुए ही पेन उठाया और उसी पेपर पर एक दूसरे कॉलम पर रुद्राज से बात करते हुए बिना पेपर की तरफ देखे जाती हुई किया को देखते हुए उसने साइन कर दिया। तुमने कहा था तुम मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो, कब मिलेगा मुझे वह सरप्राइज? रुद्राज ने राघव को उसकी कही हुई बात याद करवाते हुए कहा। राघव ने किया पर नजर गड़ाए हुए ही कहा। बहुत जल्द, एंड आई एम से, और आपको वह सरप्राइज बहुत पसंद आएगा। किया उसकी नजरों के सामने से ओझल हो गई थी। राघव ने बिना फाइल की तरफ देखे उसे बंद करते हुए कहा। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ राघवेंद्र, मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल डैड नहीं पर तुम्हारा डैड तो हूं ना, तो तुम मुझे डैड क्यों नहीं बोलते? राघव ने रुद्राज की बात सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला। जब तक मैं आपसे, मॉम से और खुद से किया प्रॉमिस पूरा नहीं कर लेता तब तक हमारे रिश्ते ऐसे ही रहेंगे। रुद्राज अंकल, ठीक है, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब तुम मुझे डैड कहकर बुलाओगे। रुद्राज ने थोड़ा अफसोस के साथ बात कही। राघवेंद्र ने रुद्राज से बात करने के बाद उस दिन को याद करने लगा जब उसके सामने राघव की लाश थी। वह 3 साल का था। उस वक्त उसकी छोटी छोटी आंखों से आंसू निकल रहे थे। राघव को देखकर कहते हैं बच्चे का मन पवित्र होता है, उन्हें भगवान का रूप कहा जाता है। उसके मन में कोई छल कपट नहीं होता। अगर बच्चे की परवरिश अच्छे से की जाए तो वही बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनता है। अगर उसी बच्चे के मन में अच्छी बातों की जगह रोज थोड़ा थोड़ा नफरत और बदले की भावना भर दी जाए तो वही बच्चा बड़ा होकर राक्षस बन जाता है। राघवेंद्र के साथ भी ऐसा ही हुआ।
सीना ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी राघव को एक राक्षस बनाने में। उसने राघवेंद्र के अंदर कियान और उससे जुड़े लोगों के लिए उसके मन में इतनी नफरत, इतना जहर भर दिया था कि अगर आज राघव के सामने कियान से जुड़ा कोई शख्स उसके सामने खड़ा हो जाए तो वह उसे तड़पाकर मारेगा। सर, आपने बुलाया? एक आवाज राघव के कानों में गई, जिसे सुनकर राघव अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने टेबल पर रखी फाइल को अपने असिस्टेंट नकुल को देते हुए बोला, सिग्नेचर हो गए हैं, आगे प्रोसेस स्टार्ट करो। नकुल ने उसके हाथ से फाइल लेते हुए कहा, ओके सर। इंडिया में झील इधर उधर देखते हुए चुपके से सबकी नजर से छुपकर रचित के रूम में एंट्री। अंदर जाते ही उसने डोर अंदर से लॉक किया और विंडोज क्लोज कर कर्टस लगाने लगी। रचित उससे यह सब करते देखकर अपने शर्ट के जो बटन क्लोज कर रहा था वह छोड़कर झील को देखने लगा। झील उसकी तरफ पलटी तो उसने कहा, यह क्या कर रही हो तुम? हमें इतने सारे लोग हैं, कब कौन देख ले, हमें तुम्हारे रूम में क्या पता, इसलिए सेफ्टी तो जरूरी है ना। बोलते हुए वह आराम से बेड पर बैठ गई। तुम यहाँ क्यों आई हो? रचित ने सवाल किया। आज सूरज किधर से निकला है समझ नहीं आ रहा, हमें पूरब से या पश्चिम से? झील ने सोचने वाले अंदाज में कहा। रचित ने उसकी बातें सुनकर अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेते हुए उसके बगल बेड पर बैठ गया। कल तक तो हमें देखते ही हम पर ऐसे टूट पड़ते थे जैसे तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब हमसे रोमांस करना हो, पर जब से तुम्हारे पेरेंट्स आए हैं तुम तो सती सावित्री बनकर घूम रहे हो, हमारे पास तो आना दूर हमें नजरअंदाज कर रहे हो। झील की बातें सुनकर रचित ने एक आईब्रो उठाकर उसे देखा। उसके होठों पर एक शैतानी हंसी खिल गई। उसने झील के कंधे को पुश कर उसे बेड पर धकेल दिया और खुद उसके ऊपर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो तुम्हें शिकायत है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर रहा? बोलते हुए उसने झील की फिंगर्स में अपनी फिंगर्स उलझाई और एक हाथ से उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए उसके होठों तक लाया। उसके होठों को अपनी दो उंगलियों के बीच दबाते हुए बोला, तुम्हारी शिकायत को मैं अभी दूर कर देता हूँ। रचित की बातें सुनकर झील की आंखें चौड़ी हो गई, पर अब तक काफी देर हो गई थी। रचित उसके होठों पर अपने होठ रख चुका था। वह उसे पैशनेटली किस कर रहा था। उसकी शर्ट के आधे बटन खुले थे। झील अपना एक हाथ उसके चेस्ट पर रख उसे खुद से दूर करने लगी तो रचित ने उसके उस हाथ को पकड़ बेड में दबाते हुए उसे और अग्रेसिव होकर किस करने लगा। झील ने उसे लात मारना चाही तो उसने अपने दोनों पैरों के बीच उसके पैरों को लॉक कर दिया। जब रचित उस पैशनेट किस में सर्टिफाई हुआ तो वह थोड़ा ऊपर उसके लाल हो चुके चेहरे को देखते हुए अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करने लगा। झील ने अपनी सांसें कंट्रोल करते हुए कहा, हम यहाँ तुमसे हमारी शादी की बात करने आए थे और तुम हो कि अपनी भूख मिटाने लगे। जिंदगी भर यही सब करते रहना या शादी भी करनी है तुम्हें हमसे? झील ने थोड़ा गुस्से में कहा। तो तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा? रचित ने उसकी बातों पर कहा। किसी ने नहीं कहा, पर तुम्हारी खामोशी वह सब कह गई। जब सब रिचा और रूहान जी की शादी की बात कर रहे थे तो तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम्हें भी शादी करनी है? झील ने उसे समझाते हुए कहा, तुम क्या पागल हो? सब थे वहां, डैड, अंकल, मैं सबके सामने कैसे कहता मुझे भी शादी करनी? क्या सोचते सब मेरे बारे में? रचित ने उसकी बातों पर चिढ़ते हुए कहा, सबके सामने शादी की बात करने में वैसे तुम्हें शर्म आ रही है और यहाँ अकेले हम पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ते हो, उसमें शर्म नहीं आती? झील ने फिर से गुस्से में कहा, ठीक है मैं मम्मा से बात कर लूंगा, पर अभी इतने अच्छे मोमेंट को स्पॉइल मत करो ना। बात पूरी कर। एक बार झील को किस करने के लिए उसके ऊपर झुकने लगा। झील ने उसके चेस्ट पर हाथ रख उसे रोकते हुए कहा, नो यस बेबी, नो हाँ थी। देखो अगर तुमने जबरदस्ती की तो हम तुम्हें मारेंगे। मेरी जंगली शेरनी बहुत हाथ पर चलाती हो ना तुम्हारे, अभी बताता हूँ तुम्हें। अपनी बात पूरी कर रचित उसके स्टमक और कमर पर गुदगुदी करने लगा। ना चाहते हुए भी झील खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने हंसते हुए कहा, शट अप हाथी, हम बहुत मारेंगे तुम्हें, छोड़ो हमें। पर रचित वह नहीं रुक रहा था। वह उसकी बॉडी को यहाँ वहाँ टच करते हुए उसे टिकलिंग करता रहा और झील खिलखिलाकर हंसती रही। हंसी के बीच डोर नॉक करने की आवाज भी आई। दोनों आवाज सुनकर एकदम से रुक गए। कौन आया होगा? रचित ने कहा, देखो तो पता चलेगा ना। झील ने कहा। दोनों खड़े हुए और अपने कपड़े ठीक करते हुए रचित ने दरवाजा खोला। झील दरवाजे के पीछे छुप गई। माँ आप? यशिका को देखकर रचित ने कहा, हाँ, यह तुम्हारी कॉफी। क्या अंदर तुम्हारे साथ कोई और भी है? यशिका ने रचित को उसकी कॉफी देते हुए कहा, नहीं माँ, नहीं, कोई नहीं है, आप देखिए कोई नहीं है। उसने थोड़ा दरवाजा और खोला, रूम की एक झलक दिखाते हुए बोला, है तो कोई नहीं है, पर हंस कौन रहा था? यशिका ने सवाल किया। मैं हंस रहा था माँ, मेरी हंसी की आवाज थी। रचित, तुम कब से लड़की की आवाज में हंसने लगे? यशिका ने उसकी बातों पर कहा।
माँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरी ही आवाज थी, रचित ने कहा। नहीं, मैंने साफ साफ सुना था, वह लड़की की ही आवाज थी, यशिका ने जिद करते हुए कहा। हटो, मुझे सही से देखने दो। यशिका अपनी बात पूरी कर अंदर आने लगी तो रचित ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। अपने मुंह पर दरवाजा बंद होते देख यशिका का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने थोड़े गुस्से में दरवाजे को घूरा और पैर पटकते हुए चली गई। क्या वह चली गई? झील ने पूछा। हाँ, रचित ने कहा। हम भी जाते? झील ने और जाने लगी। नहीं, अभी नहीं, शायद वह बाहर ही है, रचित ने कहा। ओ, तो तुम्हें डर लग रहा है? झील के होठों पर शैतानी स्माइल थी। वह उसके पास आकर उसे यहाँ वहाँ छूने लगी। झील, नो, यह मत करो, रचित ने उसे रोकते हुए कहा। क्यों ना करें हम? क्या तुमने हमारी बात मानी थी? फिर हम क्यों माने तुम्हारी बात? बोलते हुए वह उसे गुदगुदी करने लगी। रचित उससे बचकर रूम में इधर से उधर भागने लगा। यशिका वापस किचन में आ गई। स्वाति राहुल के लिए कॉफी बना रही थी। यशिका के चेहरे पर हल्का गुस्सा देखकर स्वाति ने पूछा, क्या हुआ? तूने ऐसे क्यों मुंह लटकाया हुआ है? स्वाति की बातों पर यशिका ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा। देखना यार, मैं रचित को कॉफी देने गई थी, उसके रूम से किसी लड़की के हंसने की आवाज आ रही थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। रूम में अंदर देखना चाहा तो मेरे मुंह पर मेरे बेटे ने दरवाजा बंद कर दिया, यशिका ने बहुत गुस्से से कहा। स्वाति उसकी बातें सुनकर हंसने लगी। वह दरवाजा बंद करेगा ही यशिका, वह तेरी होने वाली बहू के साथ था और तू उसे डिस्टर्ब करने चली गई तो वह और क्या करता बेशरम की तरह। यह तो नहीं कर सकता कि आपकी बहू है और मैं इसके साथ पता नहीं क्या कर रहा था। स्वाति की बातें सुनकर यशिका ने कहा। नहीं यार, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह बहुत शरीफ है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। कॉलेज में यशिका ने रचित की तारीफ करते हुए कहा। यशिका की बातों पर स्वाति ने अपना सिर पीट लिया और बोली, जी हाँ माँ, कोई यही गलतफहमी रहती है, उसका बेटा बहुत शरीफ है। मुझे भी थी, रूहान को लेकर, आंसू को भी थी, विहान और विवान को लेकर। पर हम दोनों की ही गलतफहमी दूर हो गई। अब तू भी जितनी जल्दी इस बात को समझ जाए उतना अच्छा है तेरे लिए। अगर ऐसा है तो मेरी होने वाली बहू कौन है? यशिका ने फिर से सवाल किया। अभी यहाँ बहुत सारी लड़कियां, कोई भी हो सकती है। स्वाति अपनी बात पूरी कर कॉफी लेकर चली गई। यशिका सोचती रह गई, कौन हो सकती है मेरी होने वाली बहू? यशिका, पता करना पड़ेगा, उसने सोचते हुए खुद से कहा। शाम ढली और रात आ गई। विवान अपने रूम में आया तो उसे बेड पर रखा एक नोट मिला। विवान उस नोट को पढ़कर मुस्कुराया, धीरे से बोला, स्टूपिड गर्ल। वह कुछ देर बाद रेडी होकर जाने लगा तो हॉल में ही सबके साथ बैठी आंसू ने उसे रोकते हुए कहा। विवान बेटा, कहाँ जा रहे हो इस टाइम? विवान आंसू की बात सुनकर रुक गया और उसकी बातों का जवाब देते हुए बोला, मासी माँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ओके बेटा, पर जल्दी आना, आज बारिश होने वाली है, आंसू ने उसकी चिंता करते हुए कहा। विवान ने हाँ में सिर हिलाया और जाने लगा तो कायल ने उसे रोकते हुए कहा, भाई अम्ब्रेला ले जाओ, भीग जाओगे। बोलते हुए उसने विवान की तरफ हाथ में पकड़ा अम्ब्रेला उछाल दिया। विवान ने उसे लाइट स्माइल देते हुए अम्ब्रेला कैच कर लिया। अभी उसे गए हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि तभी विहान भी बाहर जाता हुआ दिखा। आंसू ने उसे भी सेम सवाल किया। उसका जवाब भी कुछ कुछ विवान जैसा ही था। कायल ने उसकी तरफ भी एक अम्ब्रेला उछाल दिया। विहान ने अम्ब्रेला कैच कर लिया और कायल की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर चला गया। यह मेरे दोनों भाई कहाँ गए इस टाइम? दोनों को ऐसा कौन सा काम करना है? कायल ने खुद से सवाल किया। उसके बगल बैठी आर्या सोचते हुए बोली, कुछ तो गड़बड़ है कायल। तो फिर से शुरू हो गई, कायल ने झुंझलाते हुए कहा। रात के 9 बज रहे थे। सब डाइनिंग टेबल पर थे। कियान की चेयर जो हमेशा खाली रहती थी, आज उस पर वह बैठा था। एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें जो कभी सूख गई थी आज एक बार फिर हरी हो गई थी और उस पेड़ की सभी टहनियां जो कमजोर हो गई थी एक बार फिर उनमें जान आ गई थी। सभी डिनर के लिए बैठे। कुछ चेयर खाली देखकर रेहान ने पूछा, बाकी सब कहाँ हैं? शिवी ने कहा, सांझ अपने घर गई है अपने पेरेंट्स से मिलने। श्रेया कहाँ है? रेहान ने अगला सवाल किया तो राहुल ने भी श्रेया को ना देकर कहा, हाँ वह कहाँ है? तो उसकी बातों का जवाब देते हुए स्वाति ने कहा, वह सांझ के साथ गई है, कल उसके साथ ही वापस आ जाएगी। विवान और विहान भी नहीं दिख रहे, कहाँ हैं दोनों? शिव ने आंसू की तरफ देखते हुए सवाल किया तो कायल ने तपाक से कहा, पापा भाई बाहर गए हैं, कुछ काम था उन्हें। आज रूहान भी ऋचा के बगल बैठ गया था। उसके बगल बैठकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। वह सबकी बातें सुनकर ऋचा के कान के पास धीरे से फुसफुसाया, पक्का तुम्हारे दोनों अय्यास भाई अपनी अपनी वाली के साथ बाहर टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। रूहान की बातें सुनकर ऋचा ने उसे तिरछी नजरों से घूरा तो रूहान ने उसे देखते हुए आगे कहा, घर में इतने सारे लोग हैं, वे चारों को समय कहाँ मिलता है, इसलिए चले गए बाहर। अच्छा, अगर ऐसा है तो रचित भाई क्यों नहीं गए झील के साथ? ऋचा ने थोड़ा कठोर लहजे में सवाल किया।
उसकी तो तुम बात ही मत करो साला, वह तो सबसे बड़ा कमीना है, उसे फर्क नहीं पड़ता, वह तो साला गार्डन में भी शुरू हो जाएगा। रूहान के मुंह से अपने भाइयों के बारे में यह सब सुनकर ऋचा चिढ़ गई थी। उसने टेबल के नीचे ही रूहान के पैर पर जोर से अपना पैर मारा तो रूहान अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए अपनी मुट्ठी को भींच लिया। ऋचा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मेरे भाइयों के बारे में आगे से कुछ भी कहा तो इससे भी तेज मारूंगी। रूहान ने ऋचा के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे दबाते हुए टेबल के नीचे ले लिया। क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मेरा हाथ। ऋचा ने दांत भींचते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। चुपचाप ऐसे ही बैठकर खाना खाओ, जोर से बोलोगी तो सबको पता चल जाएगा, रूहान ने उसे समझाया। आप छोड़ क्यों नहीं रहे हैं मेरा हाथ, ऋचा ने कहा। नहीं छोड़ूंगा, बहुत साइड लेती हो ना तुम अपने दोनों भाइयों को, तो यह तुम्हारी उसी की पनिशमेंट है, रूहान ने उसकी बातों पर कहा। ऋचा मजबूर थी, रूहान उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था, उल्टा उसने उसकी उंगली में अपनी उंगलियां और फंसा ली थी और कसकर उसके नाजुक हाथ को अपने हाथ में थामा हुआ था। दूसरी तरफ विवान की कार एक कॉटेज के सामने आकर रुकी तो अभी अपनी कार से वह निकला ही था कि तभी उसके ठीक सामने विहान की कार भी आकर रुकी। कार में बैठे हुए ही दोनों ने एक दूसरे को देखा। वह दोनों समझ गए इन दो स्टूपिड लड़कियों ने दोनों को एक ही जगह बुलाया है। वह दोनों कार से बाहर आए, अपनी अपनी कार से टक्कर दोनों खड़े हो गए। दोनों ही अपने सामने उस कॉटेज को देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर इन दो स्टूपिड लड़कियों ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। वह भी रात में दोनों कुछ सेकंड रुक कर एक साथ ही अंदर जाने लगे। क्या तुझे पता है हम यहाँ क्यों आए हैं, विवान ने बिना उसकी तरफ देखे सवाल किया। विहान ने भी सेम अंदाज में बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। पता नहीं। वह दोनों एक साथ कॉटेज के अंदर गए। कॉटेज का गार्डन दो भाग में डिवाइड था, फ्रंट और बैक साइड दोनों तरफ गार्डन था। वह कॉटेज काफी बड़ा था और पास लग रहा था। वह दोनों गार्डन से अंदर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी विवान का हाथ पकड़ किसी ने उसे खींच लिया। विहान को जब कुछ अजीब लगा तो उसने अपने भाई की तरफ देखा तो विवान गायब था या कहाँ चला गया, उसने धीरे से कहा। वह वापस अंदर जाने लगा। इधर विवान बैक साइड गार्डन में था पर उसे वहां कोई नहीं दिख रहा था। गार्डन में कहीं कहीं पर छोटे छोटे पेड़ लगे थे। लाइट हाइट 6 से 7 फीट थी। उन्हें पेड़ों के पीछे से उसे पायल बजने की आवाज आई। अंधेरा होने की वजह से अच्छे से कुछ दिख भी नहीं रहा था। कहीं कहीं छोटी लाइटों के स्टैंड लगे थे जो अपने 1 फीट के घेरे में ही रोशनी दे पा रहे थे। पायल की आवाज सुनकर विवान होठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुराया। तभी उसके कानों में चूड़ियां बजने की आवाज गई। उसकी स्माइल कुछ और गहरी हो गई। विवान ने अपने कदम उस पेड़ की तरफ बढ़ा दिए जहां से वह आवाजें आ रही थी। विवान कॉटेज के अंदर गया तो उसे भी रोशनी केवल नाम मात्र ही दिख रही थी। अभी वह अपनी काली खूबसूरत आंखों से वहां के माहौल का जायजा ले रहा था कि इतने में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके गाल को अपने होठों से छू गया। विहान ने उस ओर देखा तो कोई नहीं था। तभी उसे फिर से वही एहसास अपने दूसरे गाल पर भी हुआ। विहान धीरे से मुस्कुराया और उसके होठों ने कहा, तो तुम यही हो। उसकी पलकें झुकी थी और उसके होठों पर जानलेवा स्माइल थी। तभी एक कपड़ा उसके चेहरे पर आकर रुका और चलने लगा। विहान ने उस कपड़े को पकड़ लिया और अपने चेहरे को हटाते हुए उसे खींचने लगा। थोड़ी ही देर में झरना की साड़ी का पल्लू और झरना दोनों ही विहान के बाहों में थे। झरना ने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी थी। उसकी पीठ विहान के चेस्ट से लगी थी और उसने झरना के दोनों हाथों को पकड़ उसे अपनी बाहों में भर रखा था। विहान के होंठ झरना की नेक पर थे। झरना अपनी आंखें बंद किए विहान के हर एहसास को अपने अंदर भर रही थी। गार्डन में विवान उस पेड़ के पास पहुंच गया था। उस पेड़ के पीछे झांक कर देखा तो सांझ पेड़ के पीछे भी छुपी थी। वह दूसरी तरफ से विवान को देखने की कोशिश कर रही थी। विवान की तरफ सांझ की बैग थी। उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसका ब्लाउज भी ब्लैक कलर का ही था। हल्की रोशनी में उसका गोरा बदन चमक रहा था। विवान ने उसके ऊपर झुकते हुए उसकी कमर पर अपने होंठ रख दिए। उसका एक हाथ धीरे धीरे सांझ की कमर को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा था। विवान की चुअन को फील करते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और साड़ी को मुट्ठी में भर लिया। सांझ को पलटकर विवान ने उसका चेहरा अपनी तरफ कर लिया। उसने उसके गालों को होठों से छूते हुए उसके कान में कहा, तुमने मुझे रात में यहाँ क्यों बुलाया? अपनी बात पूरी कर उसने उसके कान को चूम लिया। तुमने ही कहा था ना रात में मिलोगी तो बताऊंगा। सांझ ने विवान की पीठ पर अपने नाखून गड़ाते हुए उसके गले लगते हुए कहा, तो तुम जानना चाहती हो? उसने उसकी कमर पर अपनी पकड़ को कुछ और कसते हुए कहा। विवान की पकड़ से एक आह भरते हुए झरना ने कहा, वह दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि दोनों के
शरीर एक दूसरे की धड़कनों को फील कर रहे थे। अंदर विहान ने झरना को पुश कर उसे दीवार से लगा दिया। झरना का चेहरा दीवार से सटा था और विहान उसके ऊपर अपना दबाव डाले उसके बैक पर किस कर रहा था। उसने एक झटके से झरना को अपनी तरफ पलट दिया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके कंधे से साड़ी के पल्लू को सरका दिया। उसके हाथों को अपने हाथों के नीचे दबाते हुए वह झरना के नेक और कॉलर बोन पर किस करने लगा तो उसे किस करते हुए धीरे धीरे नीचे आ गया। अपने घुटनों के बल बैठते हुए उसने अपने दोनों हाथों में उसकी कमर को भरते हुए उसके स्टमक पर अपने होंठ रख दिए। एक आह के साथ झरना के हाथ विहान के सर पर चले गए। विहान सांझ के होंठों को अफेक्शनली किस कर रहा था। उसका एक हाथ उसकी कमर पर था तो उसका दूसरा हाथ उसकी पीठ पर था, जो एक जगह न रुक कर मुंह ऑन कर रही थी। विला में रूहान ने अपनी वॉच में टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। उसने कुछ गुस्से कुछ फ्रस्ट्रेशन से कहा, साले जो सोचा था वही कर रहे हैं, आज रात तो या घर आ नहीं रहे। वह कॉरिडोर में खड़ा खुद से बोल ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई, रूहान जी, स्वाति मौसी ने आपके लिए दूध भेजा है, ऋचा ने कहा। तो रूहान उसकी आवाज सुनकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और उसे देखते हुए बोला, अंदर रूम में रख दो, मैं बाद में पी लूंगा। जी, ऋचा ने होठों पर एक प्यारी सी स्माइल लिए कहा। वह दूध का गिलास लेकर अंदर चली गई। रूहान ने एक नजर कॉरिडोर में इधर उधर देखा और धीरे से होठों को टेढ़ा कर मुस्कुराया। कॉरिडोर में कोई नहीं था। वह रूम में गया और डोर अंदर से बंद करते हुए लॉक कर दिया। वह डोर सेटिंग कर दोनों हाथ बांध कर खड़ा हो गया। ऋचा टेबल पर दूध का गिलास रख जाने के लिए मुड़ी तो रूहान को ऐसे खड़ा देख कर बोली, आप अंदर कब आए, आप ऐसे क्यों खड़े हैं। ऋचा की बातें सुन और उसके चेहरे पर घबराहट देख कर रूहान को मजा आ रहा था। ऋचा के चेहरे पर बिखरी मासूमियत और उसका डरना उसे उसकी तरफ और अट्रैक्ट कर रहा था। वह उसे देखते हुए उसके पास आने लगा। उसके पास आकर उसके गाल पर अपना एक हाथ रख प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए रूहान ने कहा, आज की रात तुम यही मेरे साथ मेरे रूम में रहोगी। रूहान की बातें उसके होश उड़ा रही गई थी। रूहान की बातें सुनकर ऋचा के मुंह से एकदम से निकला, क्या। रूहान ने उसके गाल को सहलाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ, आज रात तुम मेरे साथ मेरे रूम में रहोगी। या आप कैसी बातें कर रहे हैं रूहान जी, अगर किसी ने देख लिया तो। ऋचा ने डरते हुए कहा, तो क्या कल एंगेजमेंट के साथ साथ शादी भी हो जाएगी हमारी। अच्छा है ना, खर्चा बच जाएगा, एक फंक्शन में दो काम एक साथ हो जाएंगे। रूहान ने उसकी बात को पूरा करते हुए कहा। क्या इस बार ऋचा की आवाज लो साउंड कर रही थी। हाँ, रूहान ने भी उसी टोन में कहा। नहीं, यह सही नहीं है। ऋचा बोलते हुए उसकी तरफ से घूमकर अपनी पीठ उसकी तरफ कर खड़ी हो गई। रूहान ने पीछे से उसके कंधे पर सर रखकर उसके कान पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, क्यों सही नहीं है। या बोलते हुए उसने ऋचा की कमर पर अपने हाथ कस दिए। हमारी शादी अभी नहीं हुई, हम बिना शादी के साथ कैसे रह सकते हैं। ऋचा अपनी बात रूहान के सामने रखते हुए कहा। अच्छा, तो तुम्हें डर है अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी शादी किसी और से हो जाएगी। रूहान के बोलते ही ऋचा उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें नम थी। उसने भर आए गले से कहा, मैं सिर्फ आपकी होना चाहती हूँ, किसी और की नहीं। उसकी नम आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार को देख पा रहा था। रूहान ने उसका चेहरा देखा जो लाल हो गया था। उसकी काली काली खूबसूरत आंखों में भरे आए आंसू उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। रूहान ने अपनी बात करते हुए कहा, ऐसा है तो मुझे किस करो, शो मी योर लव। रूहान की बात सुनकर ऋचा ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, अगर मैं आपको किस करूंगी तो यह प्रूफ हो जाएगा मैं आपसे प्यार करती हूँ। रूहान उसके थोड़े और नजदीक आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर आज रात तुम मेरे रूम में मेरे साथ रुकने के लिए रेडी हो तो मैं भी मान जाऊंगा तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। ऋचा ने रूहान की बातें सुन उसकी आंखों में देखते हुए बोली थी, अगर मेरे यहाँ रुकने से आपको भरोसा होता है कि मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ तो मैं आज रात इसी रूम में रहूंगी। और रूहान उसकी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराया। वह अपने सामने खड़ी उस बेवकूफ लड़की को देख रहा था जो उसके प्यार में पूरी तरह पागल थी। कमान किस मी। रूहान की बात सुनकर ऋचा एक हाथ तो उसके गाल पर रखते हुए अपने होंठ उसके दूसरे गाल पर रखने लगी तो रूहान ने उसे रोकते हुए कहा, नादान, ओनली ऑन लिप्स। ऋचा उसकी बातें सुनकर एक सकपका गई, फिर आंखें बंद करते हुए अपने होंठ उसके होंठों पर रख उन्हें छू कर दूर हो गई। यह क्या था, रूहान ने उसे अजीब नजरों से देखते हुए पूछा। तो ऋचा उसे देखते हुए मन ही मन खुद से बोली, खुद ही ने तो कहा था किस करने के लिए, अब कर दिया तो बोल रहे हैं यह क्या था। ऋचा ने धीरे से कहा, ऋचा तुम इसे किस कहती हो, तुम एक लाइन मार रही हो फिर भी तुम्हें किस करना नहीं आता। रूहान ने सवाल किया। ऋचा चुपचाप खड़ी उसे डरी हुई नजरों से देख रही थी। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, मैंने पहले कभी किसी को किस नहीं किया। ऋचा ने नीचे झुकते हुए कहा।
उसे एक्सप्लेनेशन देते हुए देखकर रूहान धीरे से हंसा और उसका हाथ पकड़ उसे अपने करीब करते हुए बोला, अच्छा है नहीं था वरना क्या। रूहान की बातों के बीच ही उसने सवाल किया, उसे जान से मार देता। तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है, और रही बात किसकी तो वह तुम्हें मैं सिखा दूंगा बेवकूफ लड़की। अपनी बात पूरी कर रूहान ने उसकी नाक पकड़ ली। आउच, रिचा ने खुद को पीछे करते हुए कहा, पर रूहान ने फिर से उसे अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नाउ लर्न यू फर्स्ट लेसन। उसने बोलते हुए उसके दोनों हाथ अपने नेक पर लपेट दिए। मेरा साथ दो, बात पूरी कर। उसने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए जो उसके होठों को किस कर रहा था, और उसके हाथ उसकी ऊपरी कमर को सहला रहे थे। लॉन्ग डीप सेटिस्फाइंग किस के बाद वह उससे अलग हुआ। सांसों की तेज आवाज और रिचा के रेड लिप्स उसे उसकी तरफ और अट्रैक्ट कर रहे थे। रूहान ने रिचा की तरफ अपनी पीठ करते हुए कहा, जाओ यहाँ से। रिचा उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। पर मैंने जो भी कहा था तुम्हें परेशान करने के लिए कहा था। तुम्हारी मर्जी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम आगे तभी बढ़ेंगे जब तुम्हारी हाँ होगी। अब जाओ यहाँ से। तुम्हारे यहाँ रहते मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। रिचा रूहान की बात सुनकर खुश हो गई थी। आपको मेरी परवाह है, आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं। थैंक यू रूहान जी, मुझसे इतना प्यार करने के लिए। उसने मन ही मन खुद से कहा। उसने 2 कदम आगे बढ़कर रूहान को पीछे से हक कर लिया। रूहान के चेस्ट पर हाथ रख दिया। उसके हाथ पर रूहान ने अपना हाथ रखते हुए कहा, यह तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा ना तुमसे जाने के लिए। वह बस एक मजाक था रिचा, पर मैं आपसे मजाक नहीं कर रही हूँ। रूहान जी, आई वॉन्ट टू बी यू। रिचा की बातों पर रूहान पलट उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी, तो आज मुझे रहने दीजिए, यहाँ मत भेजिए खुद से दूर। रिचा ने रूहान से नजरें मिलाते हुए कहा। रिचा की बातें सुनकर रूहान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, आर यू से? और रिचा ने उसकी बातों का जवाब अपने ही अंदाज में दिया। उसने थोड़ा ऊपर उठते हुए अपने होंठ रूहान के होंठों से जोड़ दिए। रूहान ने रिचा की थैंक्स की रिस्पेक्ट की। उसने उसे रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उसका साथ देने लगा। वह उसे अपनी बाहों में भर उसे पर्सनलिटी किस करने लगा। वह दोनों एक दूसरे को किस करते हुए बेड के पास आ गए और किस करते हुए ही बेड पर गिर गए। वह उसके ऊपर था और उसके पूरे वजूद पर हावी था। दूसरी तरफ कॉटेज में विवान सांझ को किस कर रहा था। तभी एक पानी की बूंद सांझ के चेहरे पर गिरी तो उसने अपनी बंद आंखों को खोला। दूसरी बूंद विवान के चेहरे पर गिरी तो उसने भी अपनी आंखें खोली। उसे आंसू की कही बात याद आई कि आज बारिश होने वाली। उसने एक नजर ऊपर की तरफ देखा। काले बादलों ने चांद की चांदनी को घेरा हुआ था। उससे अलग होकर उसका एक हाथ पकड़ अंदर की तरफ जाने लगा तो सांझ सांझ अपनी जगह से हिली नहीं। वह वहीं खड़ी रही। सांझ, बारिश होने वाली है, भीग जाओगी। उसने सांझ की आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम भी हमारे साथ भीग जाओ। सांझ ने होठों पर प्यार भरी मुस्कान लिए कहा। उसके कहते ही बारिश शुरू हो गई। विवान उसके पास आया और बोला, ठंड के मौसम की पहली बारिश है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। सांझ ने अपनी बाहें उसके गले में डालते हुए कहा, तुम हो ना, नहीं लगेगी। वह अपनी बात पूरी कर उससे दूर हुई। उसकी तरफ देखकर उसने अपनी एक आंख दबा दी। सांझ गुनगुनाते हुए बारिश में भीगते हुए डांस कर रही थी और विवान उसके होंठों पर एक प्यारी सी स्माइल लिए देख रहा था। झरना ने धक्का देकर विहान को खुद से दूर किया और अपनी साड़ी का पल्लू संभाल बाहर गार्डन में आ गई। उसने अपनी बाहें फैलाई और ऊपर चेहरा कर गाते हुए डांस करने लगी। विहान उसे देखते हुए उसके पीछे बाहर आया। विहान ने झरना के दोनों हाथ उसकी कमर से लगाते हुए उसके नेक और कॉलर बोन पर अपने होंठ फिराने लगा। विवान ने सांझ को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर पीछे के रास्ते से ही अंदर चला गया। सांझ उसकी बाहों में झूम रही थी। उसने विवान की गर्दन पर अपने हाथ लपेटते हुए उसके कान पर धीरे से काट लिया। झरना और विहान भी कॉटेज के हॉल में एक दूसरे के साथ पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। झरना का पल्लू पकड़ विहान ने उसे अपनी तरफ खींचा तो वह उसकी बाहों में समा गई। विहान ने उसे अपनी बाहों में उठाया और रूम में चला गया। अगला दिन पेरिस में एक ब्लैक कलर की पास कार मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर आकर रुकी। कार का डोर खुला और उसमें से अर्जुन अपनी किलर पर्सनालिटी के साथ बाहर आया। उसने अपने कदम मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर खड़े एक कपल की तरफ बढ़ा दिए। उसकी वॉक करने की स्टाइल भी कुछ अलग ही थी। वहां मौजूद लोग अपने आप ही उसकी तरफ देखने के लिए मजबूर हो गए। एक लड़की ने अपनी आंखों पर चढ़े सेंस को हटाते हुए मुंह खोले हुए कहा, वो हिज सो हैंडसम। ऐसे न जाने और कितने कम्प्लीमेंट अर्जुन के कानों में पड़ रहे थे, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने उसकी तरफ पीठ की और एक लड़के के कंधे पर हाथ रखा। लड़के के सामने खड़ी लड़की तो अपनी आंखें बड़ी किए अर्जुन को ही देख रही थी। कंधे पर हाथ रखते ही वह लड़का पीछे मुड़ा और अर्जुन को देखकर खुश होते हुए बोला, आ गया तूने बुलाया था, फिर कैसे नहीं आता? अर्जुन ने अखिल से कहा, यार इससे पहले कि इसके घर वाले आ जाएं और कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें, जल्दी से मेरी शादी करवा दे यार। उसने अपनी गर्लफ्रेंड लचिता की तरफ इशारा करते हुए कहा।
जो अभी भी मुंह खोले अर्जुन को ही देख रही थी। तो मुझे पहले क्यों नहीं मिले? लक्षिता ने अर्जुन को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा। अरे ऐसे क्यों देख रही हो, दोस्त है मेरा। वाह, अखिल ने दबी हुई आवाज में कहा। उसकी बातें सुनकर वह थोड़ा नॉर्मल हुई। वह तीनों अंदर चले गए। अखिल ने अर्जुन से अंदर जाते हुए कहा, मैंने सब सेटिंग कर ली है। मैरिज ब्रोकर इंडियन है, उसने कहा है वह आज सबसे पहले शादी हम दोनों की ही करवाएगा। तो तूने उसे भी पटा लिया? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। प्यार न जाने और क्या क्या करवाएगा मुझसे, अब बस मेरी शादी हो जाए, अखिल ने अर्जुन की बातों पर कहा। उनके अंदर जाने के बाद एक पोस्ट कार अर्जुन के कार के बगल आकर पार्क हुई। उस कार में से नकुल निकला। उसने हाथ में एक फाइल पकड़ी थी और दूसरे हाथ में पकड़ा फोन उसने कान पर रखा हुआ था। सर, मैं मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच गया हूं, बस कुछ ही देर में मैं पेपर सबमिट कर दूंगा। ओके, काम खत्म करके मुझे कॉल करो, राघव ने ऑर्डर देते हुए कहा। ओके सर। फोन को अपनी जेब में रखते हुए नकुल हाथ में पकड़ी फाइल लिए अंदर चला गया। अखिल और लक्षिता के साइन करने के बाद विटनेस को बुलाया गया। अर्जुन आगे आया और पेन हाथों में ले लिया। वह साइन करने के लिए झुका ही था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। अर्जुन ने देखा कॉल हॉस्पिटल से है तो साइड में आकर उसने कॉल रिसीव की और बात करने लगा। अबे यार, बात बाद में कर लेना, पहले साइन कर दे, अखिल ने अर्जुन को घूरते हुए कहा। नकुल सामने बैठे आदमी के सामने टेबल पर फाइल रखते हुए उसमें से एक पेपर निकालकर उसे देते हुए बोला, इस शादी को रजिस्टर करो। मैरिज रजिस्ट्रार ने उससे पेपर लिया और सरी से एक नजर उस पर डाली। अभी वह पेपर देख ही रहा था कि तभी नकुल का फोन रिंग हुआ। वह कॉल रिसीव कर बाहर चला गया। हाउ कैन रजिस्टर दिस मैरिज, दिस पेपर इज नॉट कंप्लीट, बोलते हुए उसने पेपर टेबल पर रखा तो उसके सामने खड़ा आदमी गायब था। अखिल, जिसने उस मैरिज रजिस्ट्रार को पटा लिया था, उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जब सब फोन पर बात ही करनी थी तो पहले बात ही कर लेते, शादी बाद में हो जाती। सबके पेपर इनकम्प्लीट हैं, वहीं विटनेस के साइन मिसिंग हैं तो कहीं हस्बैंड के साइन मिसिंग है। शादी हो रही है या कोई मजाक चल रहा है? कम से कम पेपर तो कंप्लीट करो, फिर शादी रजिस्टर करवाना। अखिल अपनी इतनी लंबी चौड़ी बातें सुनकर बोला, अरे सर बस 2 मिनट, वो आ रहा है, बोलकर वह अर्जुन के पास चला गया। अरे मेरे यार, बात बाद में कर लेना, पहले साइन कर दे, अखिल ने अर्जुन से परेशान होते हुए कहा। अर्जुन ने उसकी बातें सुनकर कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए कहा, तो इतना डर क्यों रहा? एक साइन करते ही तो तेरी शादी हो जाएगी। अर्जुन की बातों पर अखिल बोला, डरने वाली तो बात ही है, इसके बाप ने हमारे पीछे गुंडे लगा दिए हैं, बस उनके पहुंचने से या पहले शादी हो जाए। चल अब जल्दी से साइन कर दे। दोनों बातें करते हुए पेपर के पास पहुंच गए। अर्जुन ने एक बार फिर पेन उठा लिया, तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो अखिल ने कहा, लगता है इसके बाप के भेजे गुंडे आ गए, तो जल्दी से साइन कर, बोलते हुए उसने डेस्क पर से पेपर इकट्ठा कर उसके सामने कर दिया। अरे यार, सोच क्या रहा है, जल्दी करना, अखिल ने फिर से कहा। अर्जुन ने उसे इतनी जल्दबाजी करते देख और डरा हुआ देखकर धीरे से गर्दन ना में हिलाई, जैसे बोल रहा हो इसका कुछ नहीं हो सकता। वह पेपर पर साइन करने लगा। जैसे उसने साइन किया तभी अच्छी हाइट वाले भारी भरकम शरीर वाले 3 लोग अंदर आए। उन्हें देखकर अखिल अर्जुन के पीछे छुपते हुए बोला, आ गए मेरे ससुराल वाले। उसने डेस्क पर रखे पेपर उठाकर उस रजिस्ट्रार को दे दिए। वह एक मध्यम वर्ग का आदमी था। उसकी आंखों पर चश्मा लगा था। उसने अपना चश्मा ठीक करते हुए पेपर चेक किए। अभी तो दोनों पेपर इनकम्प्लीट हैं, अब दोनों ही कंप्लीट हो गए। उसने दोनों ही पेपर पर स्टैम्प लगा दी और उन दोनों की शादी को रजिस्टर कर दिया। इधर वह तीनों ही आदमी अखिल को पकड़ने उसके पास आ गए। उन्होंने जैसे ही अखिल की तरफ हाथ बढ़ाया, अर्जुन ने उनका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। वह आदमी दर्द से तड़प गया। बाकी दो ने भी अपनी ताकत आजमाई और अर्जुन ने उनके साथ भी वही किया। उसने बिना कुछ तोड़फोड़ मचाए बड़ी ही आसानी से उन तीनों की बॉडी में ऐसी जगह फ्रैक्चर किए थे कि वह तीनों ही दर्द से कराह रहे थे। हाथ लगाना तो दूर, अब वह अपना हाथ उठा भी नहीं पा रहे थे। अर्जुन अखिल और लक्षिता को अपने साथ लेकर बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही नकुल अंदर आया। उसने वहां पड़े उन तीनों आदमियों को देखा। वह उन्हें देखकर मैरिज रजिस्ट्रार के पास गया और कहा, क्या शादी रजिस्टर हो गई? वह आदमी अभी भी मुंह खोले आंखें बड़ी किए सामने पड़े तीनों ही लोगों को देख रहा था। क्या लड़का था, क्या फाइट करता है? मैरिज रजिस्ट्रार ने अर्जुन की तारीफ करते हुए कहा। हेलो सर, आई एम आस्किंग यू समथिंग, नकुल ने जोर से कहा। उसकी आवाज सुनकर वह होश में आते हुए बोला, हो गई, मैं सर्टिफिकेट के लिए कब आऊं? नकुल ने पूछा। 2 वीक्स लेटर, मैरिज रजिस्ट्रार ने कहा। ओके, नकुल अपनी बात पूरी कर चला गया। इंडिया में आज ऋचा और रूहान की एंगेजमेंट थी। सब तैयारियों में लगे थे। इस बीच सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। यशिका, जो कल से ही सारी लड़कियों को घूर घूर कर देख रही थी, उसे अभी तक पता नहीं चला था उसकी होने वाली बहू कौन है। शिवी ने यशिका को सबको घूरते देखकर पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो सबको? अरे यार शिवी, तुम्हें तो तुम्हारी बहू मिल गई, मैं अपनी होने वाली बहू को ढूंढ रही हूँ, यशिका ने शिवी की बातों का जवाब देते हुए कहा।
इतनी सारी लड़कियां हैं घर में, देख लो जो तुम्हें पसंद हो उसे अपनी बहू बना लो। शिवी ने सलाह देते हुए कहा। मैं कैसे पसंद करूं? रचित पहले से ही किसी को पसंद करता है, यशिका ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्योंकि मुझे पता नहीं है मेरी होने वाली बहू कौन है, उसने फिर से मुंह बनाते हुए कहा। वेरी सिंपल यार, अपने बेटे को देखो, उसकी नजरें बार बार जिस पर ठहरे समझ लेना वही तुम्हारी बहू है। शिवी ने एडवाइस दी तो यशिका ने कहा, तुमने सही कहा, मैं अब यही करूंगी। शिवी उसकी बातें सुनकर हंसने लगी। कियान अपने रूम में था, उसके रूम का डोर खुला था। ऋत्विक अपने रूम में जा रहा था कि तभी वह कियान के रूम का डोर खुला देख होठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुराया और अंदर आ गया। वह मुस्कुराहट खुशी की नहीं थी बल्कि कड़वाहट भरी थी। अंदर आकर उसने देखा कियान सुहानी की फोटो को देख रहा था। वह उसके बगल आकर बोला, मैं सही था ना? कियान ने तिरछी नजरों से उसे देखा। वह ऋत्विक ने भी उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ ने आखिर मेरी आरू की जान ले ही ली, तुम आज भी जिंदा हो, पर वह हम सबको छोड़कर चली गई। ऋत्विक ने ताने मारते हुए कहा। वह जिंदा है? कियान ने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा। तुम्हें क्या मैं कोई छोटा बच्चा लग रहा हूँ जो तुम मुझे अपनी बातों से बहला फुसला लोगे? ऋत्विक ने फिर सेंठ टोंट मारा। उसे वापस लेकर आऊंगा, कियान ने कहा। तो ऋत्विक कियान की बातें सुनकर धीरे से मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए बोला, अगर ऐसा होता है तो मैं एक बार फिर अपनी आरू का हाथ तुम्हारे हाथों में दूंगा। ऋत्विक की बात सुनकर कियान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, रेडी रहना एक बार फिर उसे मुझे देने के लिए। तुम पहले वाह करो जो तुमने कहा है अभी। ऋत्विक अपनी बात बोलकर सुहानी की फोटो देखकर चला गया। कियान ने उसकी फोटो पर हाथ फेरते हुए कहा, सब कुछ भी कहे कुछ भी सोचे पर मैं जानता हूँ तुम हो, तुम मेरी मर्जी के बिना मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम जहाँ कहीं भी हो मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ ले आऊंगा। वह बोल रहा था पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसके हाथ अभी भी उसकी फोटो को सहला रहे थे। दूसरी तरफ सुहानी जो गहरी नींद में सो रही थी वह अचानक से ही उठ गई। उसकी सांसें तेज थी, पसीने से उसका शरीर भीग चुका था। उसने बेड के दूसरी तरफ देखा जहां खाली थी। उसने देखा वह रूम में अकेली थी। उसने अपने सर पर हाथ रखते हुए वह खुद बोली, जब यहाँ कोई नहीं हमारे सिवा तो हमें छुआ किसने? हमें ऐसा क्यों लग रहा है किसी ने हमें छुआ? वह इसी कसमकस में एक बार फिर लेट गई, पर उसकी आंखों में अब नींद नहीं थी। पहले हमें कुछ धुंधली तस्वीरें दिखती थी और अब तो हमें वह भी नहीं दिखते। ऐसे में हम अब कैसे अपनी बीती जिंदगी के बारे में कुछ जान पाएंगे? उसने सोचते हुए खुद से कहा। इंडिया में रात के 9 बज रहे थे और सभी के चेहरे पर खुशियां ही खुशियां दिख रही थी। ऋचा ने सबके कहने पर रूहान के हाथ में अंगूठी पहना दी तो सब ने तालियां बजा दी। रूहान ने भी ऋचा की उंगली में अंगूठी पहनाई तो सब एक बार फिर तालियां बजा दी। एंगेजमेंट के बाद सभी अपने अपने काम में लग गए। कियान स्टडी रूम में था और राहुल रेहान अर्पित से बात कर रहा था कि तभी विवान और विहान दोनों अंदर आए। कियान दोनों को देखकर चुप सा हो गया। विवान ने कदम आगे बढ़ते हुए कहा, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और आपने हमें बताया तक नहीं। उसके लहजे में नाराजगी थी जिसे कियान बखूबी देख पा रहा था। पापा हम भी आपके साथ जाएंगे, विहान ने कहा। पापा यह शब्द हमेशा कियान को खुश कर जाता था, फिर उनका इतने प्यार से उसे पापा कहना उसे अंदर तक खुशी से भर देता था। तुमने मुझे बहुत खूबसूरत तोहफे दिए हैं सुहानी, जिन्हें देखकर मुझे सुकून मिल जाता है, कियान ने विवान और विहान को देखते हुए खुद से ही कहा। उसने अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डालते हुए कहा, हाँ मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ पर तुम दोनों यहीं रहोगे, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। जैसे ही कियान ने यह कहा विवान और विहान दोनों एक साथ उसके गले लग गए। दोनों का सर कियान के दोनों कंधों पर था। विहान ने कहा, नहीं पापा हम आपके साथ जाएंगे। तभी विवान ने कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ जिसने मुझे आपसे दूर कर दिया, जिसकी वजह से आपको और माँ को हमसे दूर होना पड़ा। विवान की टोन में एरोगेंस थी। कियान उसकी फीलिंग्स को समझ रहा था। क्या तुम दोनों को यह लगता है अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, उसे हैंडल नहीं कर सकता? कियान ने दोनों से कहा। विवान ने कियान की बातों पर कहा, आपसे कभी कोई जीत नहीं सकता पापा, आप आज भी सब अकेले हैंडल कर सकते हैं, पर हम आपके साथ जाना चाहते हैं। पापा प्लीज पापा मना मत करिएगा, विहान ने भी रिक्वेस्ट करते हुए कहा। जब दोनों इतना कह रहे हैं तो ले चलते हैं ना दोनों को अपने साथ, रेहान ने कहा। कियान ने दोनों की पीठ पर एक हाथ रख हल्के से थपथपाया और बोला, जाओ रेडी होकर आ जाओ, हम थोड़ी देर में निकलेंगे। दोनों उससे अलग हुए और खुश भी थे कि कियान उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है। दोनों के जाने के बाद कियान फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करने लगा। अब जब विवान और विहान दोनों हमारे साथ जा रहे हैं तो तुम दोनों यहीं रहोगे, कियान ने राहुल और अर्पित की तरफ देखते हुए कहा। दोनों ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।